बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास की एनबीएफ बुक के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज के सोल्यूशन को देखेंगे। तो सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट वन इज इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। तो इनर्शिया है वो मास पर डिपेंड करता है, यानी मास जितना ज़्यादा होगा इनर्शिया भी उतना ज़्यादा होगा। सो इट इज़ मास। इनफैक्ट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको हम भी लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। A force of 5 Newton is applied to a body weighing 10 Newton. Its acceleration in meters per second square. तो अब इसको ज़रा सा समझें कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका अपना वेट है और वो वेट है 10 न्यूटन। तो वेट की डायरेक्शन हमेशा होगी डाउनवर्ड्स। तो दिस इज 10 न्यूटन, वेट गोइंग डाउनवर्ड्स। उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की है 5 न्यूटन। अब 5 न्यूटन ये नहीं बताएगा कि वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। लेकिन हम अज्यूम करेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है। हॉरिजॉन्टल फोर्स इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लग रही है 5 न्यूटन। तो जो 10 न्यूटन उसका वेट गिवन है वहां से हम उसका मास निकाल सकते हैं। तो W इक्वल्स टू mg होता है। तो मास इक्वल्स टू होता है वेट डिवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ विच इज 10। तो अगर 10 को 10 से डिवाइड करें इसका मतलब है उस ऑब्जेक्ट का मास है 1 किलोग्राम। तो अगर मास 1 किलोग्राम हो, अब हमने निकालनी है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए हम न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन में जो F इक्वल्स टू एम ए की इक्वेशन है वो यूज कर लेंगे। तो F इक्वल्स टू एम ए अगर हम यूज करें और उसमें से एक्सेलरेशन को सब्जेक्ट बना लें तो एक्सेलरेशन होता है फोर्स ओवर द मास। फोर्स अप्लाइड इज 5 न्यूटन और मास अभी हमने 1 kg निकाली है, तो 5 और 1 इज 5। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ऐसा यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम का न्यूटन सेकंड भी होता है और किलो, अगर आप उसको न्यूटन सेकंड को कन्वर्ट करें, न्यूटन देखिए न्यूटन इक्वल टू होता है, बल्कि पहले हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं। अगर आप ये भी सीख लें कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट है वो कैसे हम याद ना हो हमें तो हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो देखिए मोमेंटम का हम फॉर्मूला लिखते हैं। पहले मोमेंटम का सिंबल होता है पी। पी इक्वल्स टू होता है एम वी। अब एम उसमें मैस है, मैस का यूनिट होता है किलोग्राम और स्पीड का यूनिट, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर्स पर सेकंड। तो यहाँ से पता चल जाता है किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड होता है। और अगर आप इसको न्यूटन सेकंड भी लिखें तो भी ठीक होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अब देखिए जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है इसके लिए हमने ये पढ़ा हुआ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी डेल्टा पी ओवर टी, ये होता है रेट ऑफ चेंज। जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो वो रेट होता है। तो ये चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड किया है तो इसको हम पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये हमेशा इक्वल टू होता है फोर्स जो लग रही है, नेट फोर्स उसके ऊपर। अब जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा होता है तो उस फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ जो लाने वाली फोर्स होती है वो उसका वेट होता है। लिहाजा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम चूंकि फोर्स के इक्वल है और यहाँ पर फोर्स वेट है, तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा सी, वेट। नेक्स्ट इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू। तो देखिए यही इक्वेशन जो अभी सामने लिखी हुई है डेल्टा पी ओवर टी, इट इज इक्वल टू एफ। तो यहाँ से चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होगा, ये टी को दूसरी साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो चेंज इन मोमेंटम होगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम के। तो फोर्स इनटू टाइम इसका ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट इज अ बुक of mass 5 kg is placed on the table. The magnitude of net force acting on the book. अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। मैंने इसके बारे में एक दो टीचर से भी बात की है एंड दे सेड कि इसका ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। आई एक्सप्लेन कि ऐसा क्यों है। देखिए जब भी किसी चीज़ को आप एक सरफेस के ऊपर रखें, जैसे एक बुक है, एक ब्लॉक है, उसके ऊपर सबसे पहली जो फोर्स लगती है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है, यानी उसका वेट होता है। अब वो जो उसका वेट है वो नीचे की तरफ इस टेबल के ऊपर प्रेस कर रहा है, नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रहा है। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ में ये बताता है कि टेबल वापस इस बुक के ऊपर भी एक फोर्स लगा रहा है। ये जो वेट है ये भी बुक के ऊपर लगने वाली फोर्स है और जो नीचे से ऊपर की तरफ रिएक्शन टेबल लगा रहा है ये भी बुक के ऊपर लगने वाली फोर्स है। तो अगर एक ही ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस इक्वल भी लगे और ऑपोजिट भी लगे तो उनका सम, उनका नेट जीरो होता है। तो बुक के ऊपर जो नेट फोर्स लग रही है वो जीरो होनी चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन 50 आई थिंक उन्होंने करने की कोशिश की है कि
के ऊपर नेट फोर्स लग रही है W=mg के बराबर, लेकिन ये नेट फोर्स नहीं है, इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितनी लग रही है। अगर ये सवाल होता तो वो मैस को फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई करें, W=mg करें, तो 50 तब आंसर आता है। नेट फोर्स बहरहाल इस पे 0 होनी चाहिए, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है मेरे ख्याल में। नेक्स्ट इज नंबर 7, thrust force is a consequence of what which law of motion। तो thrust क्या होता है, रॉकेट वगैरह में जो गैसेस हैं वो बाहर की तरफ निकलती हैं, तो उसके ऊपर वापस से ऊपर की तरफ फोर्स लगती है, थ्रस्ट जो उसको मूव करवाती है। इंजन में, कार्स के इंजन में भी ऐसे ही होता है। तो एक्शन का रिएक्शन होता है, तो एक्शन एंड रिएक्शन न्यूटन के थर्ड लॉ पढ़ते हैं, तो इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नंबर 8 is a force acts on a body for 2 seconds and it produces 50 kilogram meters per second change in the momentum, the force acting on the body। so अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर एक इक्वेशन लिखी थी, वही इक्वेशन यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, और वो इक्वेशन थी डेल्टा p यानी चेंज इन मोमेंटम ओवर द टाइम इक्वल्स टू द फोर्स। तो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम है 50 और 2 सेकंड के लिए ये काम हुआ, तो 50 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी। 50/2 is 25, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा। नंबर 9 इज at the fair ground the force that balances your weight is। तो फेयर ग्राउंड जो है वो, ये भी डायग्राम आपको दिखाता हूँ। अब ये एक फेयर ग्राउंड होता है, ये एक झूला है। अब इसमें देखिए कि हमने फोर्सेस पहले देखनी होती हैं कि वो कौन कौन सी हैं और किस डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही हैं। तो बेसिकली जो वेट है वो हमेशा डाउनवर्ड्स एक्ट करता है, तो यहाँ भी वेट तो डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा। अगर मैं वेट का आपको वेक्टर दिखा सकूं, लेट्स चेंज द कलर। तो अगर वेट का वेक्टर डाउनवर्ड्स है तो वेट का वेक्टर एक एंगल बना रहा है इस वक्त इस स्ट्रिंग के साथ। चले मैं इधर बना देता हूँ, यहाँ वेट का वेक्टर जो है वो डाउनवर्ड्स है, लेकिन जो स्ट्रिंग है वो इस तरफ को। तो हम अगले चैप्टर्स में आगे जाकर पढ़ेंगे कि जब एक फोर्स एंगल के ऊपर हो तो उस फोर्स के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, उसके 2 हिस्से होते हैं। तो इस वेट के भी 2 कंपोनेंट्स हैं। एक वेट का जो कंपोनेंट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो आउटवर्ड्स होगा, बाहर की तरफ होगा। अब ये वेट का जो कंपोनेंट है, यानी पूरा का पूरा वेट तो डाउनवर्ड है, लेकिन इस वेट के 2 हिस्से बन जाएंगे। एक वेट का कंपोनेंट हिस्सा आउटवर्ड्स इसको बाहर की तरफ गिरा रहा है, लिहाजा कोई ऐसी फोर्स होनी चाहिए जो इसको वापस इनवर्ड्स लेकर आए, यानी इनवर्ड्स लगे और ये गिरे ना। तो जो इनवर्ड्स फोर्स लगती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर ट्रैक, तो जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रही होती है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। लिहाजा यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो गिरने से बचा रही है या वो बैलेंस कर रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। द फोर्स दैट बैलेंसेस योर वेट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट इज व्हेन a hanging carpet is beaten by a stick, dust flies off the carpet, it is mainly due to। तो देखिए जब भी आप एक कारपेट है उसको आप हिट करते हैं, बैंग करते हैं, तो कारपेट तो मूव करता है, कारपेट अपनी जगह से मूव करता है, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह पर ही रहते हैं। किस वजह से? जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है वो रेस्ट पर ही रहता है, और जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो मोशन में ही रहता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो इनर्शिया ऑफ द डस्ट की वजह से डस्ट अपनी जगह से मूव नहीं कर रही करेगी, डस्ट फ्लाइज अपार्ट करेगी क्योंकि अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी, तो कारपेट हिल जाएगा और डस्ट वहीं पे रहेगा, इसलिए डस्ट फ्लाई अपार्ट कर देगा। अ बकेट हैविंग सम वाटर इज रिवॉल्व इन वर्टिकल सर्कल। तो ये एक बकेट की डायग्राम भी बनी हुई है, इसको वर्टिकल सर्कल में घुमाया जा रहा है। अब बिल्कुल ऐसे वर्टिकल पोजीशन में पहुंचकर भी आप देखें कि ये यहाँ से नीचे गिर जाना चाहिए पानी को, लेकिन पानी नीचे नहीं गिरता। तो पानी यहाँ से नीचे की तरफ क्यों नहीं आता? इसलिए कि नीचे से ऊपर की तरफ भी एक फोर्स लग रही होगी जो उसको बैलेंस कर रही होगी। अब इसकी भी देखिए, जो सर्कुलर ट्रैक है उस सर्कुलर ट्रैक में सेंटर की तरफ जो फोर्स लगती है वो तो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। तो यहाँ इसको सेंट्रीपिटल फोर्स जो उसके वेट के बराबर है वो तो पानी को उसको गिराना चाहिए, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स का याद रखिएगा एक रिएक्शन भी होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से अवे लगती है। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इसको गिरने से बचाती है। तो इट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन वाटर। नेक्स्ट इज द फोर्स व्हिच मूव्स द कार इज। अब कार को मूव करने के लिए हमारे जहन में ये आता है कि कार का इंजन है वो फोर्स लगाता है तब कार मूव करती है,
लेकिन अगर आप इमेजिन करें कि कार किसी ऐसी जगह के ऊपर है जहां पर बहुत ज्यादा वो जगह स्लिपरी या फ्रिक्शन बिल्कुल ही नहीं है, अब कार का इंजन जितनी भी फोर्स लगा दे उसके टायर रोड के ऊपर उस जगह के ऊपर घूमते रहेंगे लेकिन वो मूव नहीं कर सकेंगे। तो बेसिकली जो फ्रिक्शन है वो अलाउ करती है, कार को ही नहीं हमें भी किसी भी चीज को मूव करवाने के लिए फ्रिक्शन जरूर एक किरदार अदा करती है। नेक्स्ट इज न्यूटन पर केजी इज इक्विवेलेंट टू, न्यूटन पर केजी। तो न्यूटन देखिए, न्यूटन का मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, न्यूटन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन को लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ये न्यूटन के इक्विवेलेंट है। तो आपने न्यूटन पर केजी है मतलब आप किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को केजी से डिवाइड कर दें। अब इसमें केजी और केजी कैंसिल हो जाएगा तो बाकी पीछे बचेगा मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, एमएस माइनस 2 सॉरी। तो ये हो जाएगा मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg प्लेस्ड एट अर्थ सरफेस एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। तो जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जमीन फोर्स लगाती है वो उसके वेट के बराबर लगाती है। तो W इक्वल्स टू mg होता है, W वेट इक्वल्स टू मास टाइम्स द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो मास है यहाँ पे गिवन 1 kg, तो मास की जगह पे हम 1 kg पुट करेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है 9.8, तो 1 को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 9.8। 16 है नेट फोर्स ऑन द बॉडी फॉलिंग इन एयर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये फ्री फॉल मोशन है जिसमें एक पैराट्रूपर ऊपर से नीचे कर रहा होता है और पैराशूट वो ओपन कर देता है। जब वो पैराशूट ओपन करता है उस सिचुएशन में देखिए क्या होता है, उसका जो पैराट्रूपर है उसका वेट जो है वो होता है डाउनवर्ड्स, तो उसका वेट उसको नीचे की तरफ लेकर आ रहा होता है। जब वेट उसका नीचे की तरफ ला रहा है, अब ये एक फोर्स होगी और एयर रेजिस्टेंस इसके ऊपर ऊपर की तरफ लग रही होती है, ये दूसरी फोर्स होगी। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करती है, जो एयर रेजिस्टेंस और वेट है। जब दो फोर्सेस इक्वल भी हो और ऑपोजिट भी हो और बैलेंस कर रही हो तो उनका नेट, उनका रिजल्टेंट होता है जीरो, इसलिए इसका ऑप्शन होगा जीरो। इसीलिए मैंने ये जो ऊपर बुक वाली का वाला क्वेश्चन था उसमें बताया था कि ऑप्शन गलत है, कि जब दो फोर्सेस बैलेंस कर रही हैं तो उनका रिजल्टेंट, उनका नेट जीरो होना चाहिए। तो इसलिए 6 में भी आंसर जीरो होना चाहिए था और लास्ट वन में भी आंसर जीरो। तो ये इस चैप्टर नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम्स के लिहाज से भी और 9th में भी, और वैसे भी फिजिक्स में एक इम्पॉर्टेंट आपकी शुरुआत है ये डायनामिक्स, क्योंकि इससे आगे आप फर्स्ट ईयर में भी और आगे अगर फिजिक्स आप पढ़ते हैं तो बहुत मदद मिलती है अगर आपका स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे बन जाते हैं। तो अब इसी के इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सी यू इन दैट वीडियो इंशाल्लाह।